Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast Mind Matters. This is your host Talal Umar. Today our guest is Dr. Maheen Rizwan. She is a consultant psychiatrist at Unicare Medical Center Lahore. एंड आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है और क्या ये काबिल इलाज मर्ज है। देखिए, मेंटल हेल्थ वैसे ही है जैसे फिजिकल हेल्थ होती है एक इंसान की, जिसमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है, कोई दिल का मसला हो सकता है, जोड़ों का मसला हो सकता है, किसी भी चीज़ का मसला हो सकता है। उसी तरीके से दिमाग की जो नफ्सियात होती हैं, जिनको हम इमोशंस कहते हैं, कि उनका मसला हो सकता है, मूड का उतार चढ़ाव हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जब केमिकल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे और मसाइल आ जाते हैं, जिसके अंदर बंदा खुद से बैठे हुए बातें करता है, खुद से बैठे हुए मुस्कुराता है, या उसको वहम होने लग जाते हैं। बाद सिचुएशंस में फियर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको पैनिक अटैक या एंग्जाइटी डिसऑर्डर वगैरह उस सिचुएशन में चले जाते हैं। बाज़ लोगों का मूड बिला वजह बहुत ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है, जिसको मेनिया कहते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ की कुछ डिजीज़ हैं या इलनेसेस हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताया। लेकिन जाहिर है कि ये एक हमारे मुल्क में बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ इतनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से फ़िज़िकल हेल्थ इंसान की ज़रूरी होती है, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन दिमाग काम करेगा तो जिस्म काम करेगा, ऐसे ही है। मैडम, एंजाइटी, डिप्रेशन और फियर में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि आमतौर पर लोग इन तीनों चीज़ों को एक ही चीज़ समझते हैं। नहीं, देखें, ये सब कुछ अलग अलग चीज़ें। फियर एक चीज़ होता है, किसी चीज़ से खौफ आ रहा है, किसी रास्ते में चलते, जैसे बाज़ लोगों को चलते हुए वो अगर कोई कुत्ता आ जाए या कोई बिल्ली आ जाए, उससे खौफ आने लग जाता है। लेकिन यही खौफ अगर बिला वजह बढ़ जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से हो, विदाउट एनी रीज़न भी हो सकता है, जिसमें बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथों में पसीना आने लग जाता है। तो ये सारे एंग्जाइटी के फीचर्स होते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फियर तीनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। एंग्जाइटी के अंदर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सर में दर्द होता है, हाथों पाँव में पसीने आने लग जाते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, कोई कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी की फिर आगे से टाइप होती है, जनरलाइज एंग्जाइटी होती है, पैनिक अटैक होता है, पैनिक डिसऑर्डर होता है। लेकिन डिप्रेशन एक टोटली अलग किस्म की इलनेस है। दोनों के पेशेंट्स के अंदर दोनों के कंबाइंड सिम्टम्स भी आते हैं, लेकिन टेक्निकली दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं और अलग अलग इलनेसेस हैं। डिप्रेशन के अंदर मूड जो है वो उदास रहता है, मायूसी, उदासी की कैफियत रहती है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में ख्याल आता है, नींद खराब हो जाती है, खाना पीना रुक जाता है। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, जिनकी अलग अलग फिर आगे से ट्रीटमेंट है और उनकी कॉजेज़ हैं। मैडम, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है और इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में आप हमें बताना चाहेंगी? देखिए, पैनिक पहले इंसान को किसी पैनिक अटैक होता है। पैनिक अटैक की कोई रीज़न नहीं होती है, लेकिन वो किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन के अंदर हो सकता है। उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं ना, कि एक अंदर से दिल से खौफ उठता है कि मैं किसी, जैसे कहते हैं कि मरीज़ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं किसी कुएं के अंदर जा रहा हूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है बिला किसी वजह के। तो उसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, उसमें भी ज़्यादातर एंग्जाइटी के ही सिम्टम्स होते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथों पाँव में पसीने आते हैं, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। तो ये सारे एक सिंपल अटैक के अंदर होते हैं, जो 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक वेरी जाता है। टाइम सिम्टम, इसका टाइम फ्रेम है 5 से 20 मिनट, लेकिन ये 5 से 20 मिनट के अंदर ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट की एक पीक आती है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसको खौफ आने लग जाता है बिला किसी वजह के। लेकिन यही अगर पैनिक अटैक के अंदर उसको फियर आने लग जाए कि यही अटैक मुझे दोबारा होगा, पूरे महीने या पूरा वक्त वो बस यही सोचता रहे कि मुझे ये अटैक दोबारा आ जाएगा, तो वो फिर पैनिक डिसऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पैनिक अटैक यूजुअली किसी बंदे को साल में 1 दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा हो सकता है, लेकिन जो पैनिक डिसऑर्डर जब हो जाता है तो वो फिर महीने में 2 दफ़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी सिम्टम्स वर्स होती जाती हैं। मैडम, अगर किसी शख्स को पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है तो आप क्या समझती हैं कि उसका क्या रीज़न होना चाहिए? देखिए, पैनिक डिसऑर्डर की कॉजेज़ कोई इनहेरिटेंस भी हो सकती है। अगर किसी की फैमिली के अंदर पैनिक डिसऑर्डर है या कोई और साइकाइट्रिक इलनेस है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है किसी साइकाइट्रिक इलनेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से पैनिक डिसऑर्डर अगर किसी फैमिली मेम्बर को है तो वो घर में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके अलावा कोई स्ट्रेसर है, कोई इलनेस आई है, या कोई खुदा ना खास्ता किसी ने किसी की घर में किसी फैमिली की डेथ हुई है, या बाज़ लोगों को बचपन के अंदर फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है, तो उस हवाले से ये सारे कॉजेज़ हैं, जिसकी वजह से जो आगे जाके अर्ली एडल्ट होल्ड या लेट टीनेज जो है, उसके अंदर ये जाके पैनिक अटैक फिर आगे फर्दर पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। मैडम, जो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर ट्रीटेबल है, और अगर ट्रीटेबल है तो उसका ड्यूरेशन क्या है? क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं कि जितनी भी नफ्सियात के मसाइल हैं वो ट्रीटेबल नहीं हैं, तो इसलिए ये सवाल बहुत अहम है। जी बिल्कुल, ये ट्रीटेबल है। उसके अंदर देखें, जितनी जल्दी आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से मदद लेंगे, उतनी जल्दी ही इसके ठीक होने के चांसेस है।
क्योंकि इलनेस जब स्टार्ट होती है तो उस वक्त ट्रीट होने के या ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर कि उसको डिले किया जाए या ड्रैग किया जाए या देख हमारे मुल्क में है कि उसको समझा ही बड़ी मुश्किल से ज़्यादा, जब तक समझ आती है तब तक ऑलरेडी 1-2 साल जो है वो गुजर चुके हुए होते हैं। और उसके बाद फिर जब हमारे पास पेशेंट आता है तो 2 तरीके की थेरेपी होती है, या फिर हम मेडिसिन दे देते हैं या फिर साइकोलॉजिकल थेरेपी जो है उसके ऊपर डालते हैं। तो वो पेशेंट की सिवियरिटी देखते हुए हम बता सकते हैं कि इस वक्त उसको कौन सी चीज़ चाहिए, क्या वो सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो गया या वो सिर्फ थेरेपी से ठीक हो गया। बाज़ सिचुएशंस में दोनों होती हैं और दौरानिया उतना ही होता है कि 6 से 9 महीने का इलाज ट्रीटमेंट जो है वो करवाना होता है। उसके दौरान फिर हम देखते हैं कि क्या इसको मज़ीद आगे लेके जाना है, दवाइयों को आगे लेके जाना है या दवाइयों को टेपर करके बंद कर देना है। लेकिन ये जो एक मिथ होता है कि अगर नफसियाती बीमारी के लिए कोई हम दवाइयाँ दें या कोई इलाज करें तो फिर सारी ज़िंदगी चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक ख़ास ड्यूरेशन होता है, बस थोड़ा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर किसी को सर्जरी है तो उसकी 5-10 दिन की मेडिसिन होगी। लेकिन जो इसी तरीके से अगर कोई नफसियाती बीमारी है तो वो वैसे ही है जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए हम गोलियाँ लेते हैं, इसी तरीके से हमें वो दवाइयाँ लेनी होती हैं। लेकिन ये इस तरह का कोई नहीं होता कि सारी ज़िंदगी हमें दवाइयाँ ही खानी है, दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता करके बंद कर देते हैं। Thanks a lot, madam, for giving your time for today's podcast session. Thanks a lot. थैंक यू।